हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। स्वागत है दोस्तों आपका एक नए प्रैक्टिस सेशन में। और जैसे कि आपको पता ही है, डेली शाम को 7 बजे हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट होता है और इसी क्रम में ये हमारा 16 यानी 16वां प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर आपको 10 दिख रहा होगा, तो ये देखिए ये हमारी PDF के हिसाब से हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। लेकिन इससे पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो जा करके आपको देख लेने हैं। सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो आज की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन CPU का भाग नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका प्राइमरी स्टोरेज, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, ALU या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए CPU के पार्ट पूछे गए हैं आपसे, 3 हमारे करेक्ट हैं। इनमें से 3 हमारे CPU के पार्ट हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो हमारा CPU का पार्ट नहीं है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा हो जाएगा प्राइमरी स्टोरेज वाला। ये हमारा मेमोरी का पार्ट है। मेमोरी 2 टाइप की होती हैं। जो स्टोरेज की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के स्टोरेज होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी और एक होता है आपका सेकेंडरी। ये चीज़ें मैं आपको बता भी चुका हूँ कि प्राइमरी के अंदर कौन से आते हैं और सेकेंडरी के अंदर कौन से आते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। चेक करने के लिए पूछा गया है, जो सारे हार्डवेयर को चेक करता है वो कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा होता है? बायोस होता है, BIOS, हार्ड डिस्क होती है, प्रोसेसर होता है या फिर CD होती है? तो देखिए बताना है आपको, तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। ये होती है आपकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट, आप लिख सकते हो इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगर हम बात करें कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो भी इनपुट हैं जो भी आउटपुट हैं सभी की जांच ये कर लेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बताना है दोस्तों आपको, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? सबसे तेज हमारी CD रोम होती है, सबसे तेज रैम होती है, रजिस्टर्स होता है या कैश? तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑप्शन नंबर C, सबसे तेज हमारा इनमें क्या होता है दोस्तों? रजिस्टर। कैश के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैश किस काम में आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहा है। द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पूछा है। सेकेंडरी स्टोरेज में हम किसका यूज़ करते हैं? हम फ्लॉपी का यूज़ करते हैं। फ्लॉपी आपको पता ही है, ये एक डिस्क होती है। EPROM का करते हैं, रोम का करते हैं, E एक्स्ट्रा है, ROM होगा ओनली, या फिर रैम का यूज़ करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जितने भी आपके एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं वो सारे के सारे आपके सेकेंडरी के अंदर आते हैं, और जो भी आपके हार्ड डिस्क टाइप होते हैं वो आपके प्राइमरी के अंदर आते हैं। तो अब आप इसमें देख सकते हो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A, फ्लॉपी। जैसे हमारी CD होती है उसी तरह से फ्लॉपी ये भी एक आपकी ड्राइव होती है। तो फ्लॉपी हमारा क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल, और सारे के सारे एक्सटर्नल किस में आते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बताना है कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुसरण करता है जिसका अर्थ है। तो गीगो की फुल फॉर्म बतानी है आपको कि गीगो की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगी? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इनपुट गुड आउटपुट, गार्बेज इनपुट गुड आउटपुट, गुड इनपुट गुड आउटपुट, ग्रेटर इंस्ट्रक्शन ग्रेटर आउटपुट।
तो गीगो की फुल फॉर्म आपसे पूछी है। अब देखिए गीगो से गार्बेज होगा या गुड होगा। अब फटाफट से अपना आंसर कीजिए। तो यहाँ पर जितने बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बताना है कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर्स किसके उदाहरण हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स की आपसे बात की जा रही है, तो किसके उदाहरण है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, या फिर दोनों के उदाहरण हैं। तो फटाफट से अपना राइट आंसर कीजिए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स किसके उदाहरण हुए आपके, सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब देखिए सॉफ्टवेयर, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे दोस्तों 2 टाइप के। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं आपके ओएस सॉफ्टवेयर और एक होते हैं आपके ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि जब भी आप प्रैक्टिस सेशन को अटेंड किया करें तो नोटबुक अपने साथ में रखा करें। अब देखिए जो आपका ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है, इसी के पार्ट होते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर की बात की जाए तो ये जो डेटा होता है उसको इकट्ठा करता है, और जो इंटरप्रेटर्स होता है ये लाइन लाइन करके उसको इकट्ठा करता है। ऐसे मान लीजिए कंपाइलर समूह में और इंटरप्रेटर जो होता है सिंगल वाइज। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बताना है कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगर देखिए आप पहले प्रैक्टिस सेट से आप क्लास में जुड़े हुए हैं तो आपको सेम बिल्कुल डिट्टो इसी क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरह से इन्हीं ऑप्शन के साथ मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब देखिए अगर आपने किया होगा पहले, आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सारी की सारी क्या दी हुई हैं, लैंग्वेज। अब आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ, यानी कि नोट नहीं है वो भी क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए पढ़िए कोबोल, क्या आपकी कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। फोर्ट्रान ये भी है, पास्कल ये भी है, तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, लोटस। लोटस आपकी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है और आपको यही बताना था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 8। बताना है दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेज सी, फोर्ट्रान और कोबोल उदाहरण है। एक लैंग्वेज हो गई आपकी सी, एक हो गई आपकी फोर्ट्रान और एक हो गई कोबोल। अब ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लेकिन उदाहरण कौन सी के है ये, पहली पीढ़ी बोले तो फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तीसरी की है या फोर्थ की है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे बोलता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज सी, फोर्ट्रान, कोबोल किस पीढ़ी की लैंग्वेज है, तो आप बता सकते हो कि ये है हमारी तीसरी पीढ़ी की। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यूनिक्स को इनमें लिखा गया है। यूनिक्स को किस में लिखा गया है, कहने का मतलब है यूनिक्स इज रिटन इन, तो बताना है जो यूनिक्स है वो किस लैंग्वेज में है, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, पास्कल या फिर फोर्ट्रान। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सी लैंग्वेज का सर्वप्रथम प्रयोग आपका किस में किया गया था, यूनिक्स में। तो यूनिक्स जब लिखा गया था तो सबसे पहले सी लैंग्वेज उसमें यूज़ हुई थी। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंग्वेज सी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो आप बोल सकते हो यूनिक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है, सफारी एक है। सफारी इज ए, बताना है सफारी क्या है। तो ये कोई आपकी कार वार नहीं है, ये दूसरी सफारी की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एक एप्पल यूज़र यानी कि ओएस डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, ओएस जो प्रोसेसर होता है, आप कुछ भी बोल सकते हो, वर्जन होता है। एप्पल में ओएस होता है, बाकी की जो आपके स्मार्टफोन में इनमें एंड्रॉयड वर्जन होता है।
तो एंड्रॉयड वर्जन में तो आप यूज़ करते होंगे क्रोम, और जब आप एप्पल यूज़र होंगे तो आपको ने यूज़ किया होगा सफारी। तो सफारी क्या हुआ आपका, एक हो गया वेब ब्राउज़र। पूछ भी सकता है, क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र है या नहीं है। वेब ब्राउज़र होते हैं आपके सर्च इंजन होते हैं, और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो सफारी क्या है, मैंने देखिए आंसर ही बता दिया आपको। सफारी हो जाएगा आपका एक वेब ब्राउज़र, वेब सर्च इंजन नहीं होगा। अगर बात करता है आपसे गूगल, अगर आपसे गूगल की बात करता है तब आप बोलोगे गूगल हमारा क्या है, एक सर्च इंजन। और क्रोम, मोजिल्ला, फायरफॉक्स, ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बताना है कि आईपी पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है। तो आईपी पता यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। बताना है इसको सबनेट कहा जाता है, ऑक्टेट, सबसेट या आईपी सेट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑक्टेट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिंदुदार दशमलव, जैसे कि आपकी कोई देखिए यहाँ पर संख्या लिखी हुई है और उसमें यहाँ पर इस तरह से बीच बीच में बिंदु दिखते हैं, आपको पॉइंट दिखते हैं, दशमलव दिखते हैं, तो इस तरह के पते को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑक्टेट। अगला आ जाता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है। देखिए आप एक तो कोई आपका चैप्टर होगा ईमेल वाला, एक है आपका इंटरनेट वाला, और बाकी जो होता है ये आपका कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर जो होता है, कंप्यूटर का जो भी आपका जो भी सिस्टम है, ये कंप्यूटर किस पीढ़ी का है, कौन सी पीढ़ी कब से है, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसको कवर कर लेना है। एक आ जाता है आपका एक्सेल वाला, और एक आ जाता है आपका एमएस वर्ड वाला। ये 5 चैप्टर दोस्तों ऐसे हैं कि इनको आपको बिल्कुल एकदम मजबूती के साथ पढ़ना, और ये आपको पक्के कर लेने हैं। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ 75 से लेकर के 80% तक आपके क्वेश्चन सारे यहीं से मिलेंगे। अगर आपने देखिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने वहाँ पर भी देखा होगा एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। और मैं देखिए ये भी हेड कांस्टेबल वाला है, तो ये मान के मत चलिए कि इसमें अलग आएगा, तो इसमें भी समथिंग उस टाइप का ही आपका पेपर देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था जब ईमेल वाला चैप्टर कराया था, जीमेल ईमेल से हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। इंटरनेट वाला भी मैं आपको करा चुका हूँ, आप जाकर के प्रैक्टिस सेट देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। कुछ क्वेश्चन एक्सेल के मैं करा चुका हूँ आपको, बाकी के मैं और करा दूंगा आपको। सिर्फ एमएस एक्सेल वाले ही क्वेश्चन करा दूंगा, एमएस वर्ड वाले भी करा दूंगा, लेकिन आपको डेली आना है क्लास में। तो अब आपका देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैं करा चुका हूँ आपको, इसलिए आपसे बोला है कि पिछली क्लास देख लो। अब आपको पता है कि FTP, IMAP, SMTP और POP, तो ये तीनों के तीनों आपके, ये तीनों IMAP और SMTP और POP, ये तीनों ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल हैं। लेकिन अगर बात करें FTP, तो ये होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो क्या होता है आपका ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर POP की बात करें तो इसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोला जाता है। अगर हम बात करें SMTP की, तो ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ये इंटरनेट वाला होता है। तो इसी तरह से आपको फुल फॉर्म भी देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13। बताना है MCAFE क्या है। तो MCAFE एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आउटपुट उपकरण या कंप्यूटर का कोई उपकरण बोले तो इक्विपमेंट। 13 का राइट आंसर क्या होगा कि ये है हमारा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगला आ जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधित नहीं है। ब्राउज़र। अब देखिए जब भी कोई आप इंटरनेट का आपको पता है नेट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म बोल दो, जब भी नेट यूज़ करते हो, क्रोम का यूज़ करते हो, तो क्रोम आपका विदाउट इंटरनेट नहीं चलता। तो ब्राउज़र कोई सा भी हो इंटरनेट संबंधित होता है। लिंक की अगर बात करें तो लिंक भी आपकी इंटरनेट संबंधित होती है। कोई सा भी सर्च इंजन हो, गूगल इंटरनेट संबंधित है। हाइपर लिंक आपके इंटरनेट संबंधित है। लेकिन प्रिंटर को आपके इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास नेट नहीं भी है तब भी आप फ़ोटोकॉपी निकाल सकते हो प्रिंटर से,
आपके कोई भी अगर जो आपका सिस्टम है उसमें आपके कुछ भी सेव है तो आप उसको प्रिंट करके रख सकते हो। तो इंटरनेट से संबंधित प्रिंटर हमारा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 15। अब देखिए क्वेश्चन को देखते ही आपको याद आ गया होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। डोमेन नेम वाला, जब मैंने आपको ईमेल वाला चैप्टर कराया था तब मैंने आपको डोमेन नेम, यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें आपको बता दी थी। @ के बारे में भी आपको बताया था, और ये मैंने आपको इन सारे डोमेन नेम की फुल फॉर्म भी बताई थी कि इनका क्या मतलब होता है। और पिछली लास्ट क्लास में हमने देखिए जो हमारे कंट्री वाले डोमेन नेम होते हैं उसके ऊपर चर्चा की थी। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में क्या प्रयोग करता है। तो देखिए मैंने आपसे बोला था EDU एजुकेशन, और एजुकेशन ही हमारी शिक्षा होती है। बी ऑप्शन करेक्ट। .org संस्था के लिए लगता है, ऑर्गेनाइजेशन। .com कम्युनिकेशन के लिए लगता है। INST इंस्टीट्यूट के लिए लग जाएगा, और ये स्कूल के लिए। तो इस तरह से हमारा देखिए, हालांकि SCH इस तरह का कोई भी हमारा नहीं होता है, जो शिक्षा है वो एजुकेशन ही हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन और .com आपके बिल्कुल करेक्ट है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको ये किस तरह से बना करके दिए हैं। SCH से इन्होंने आपका बना दिया है स्कूल, और INST से बना दिया है आपका इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हो कि ये हमारे डोमेन नेम किस तरह से बनते हैं। अगला है दोस्तों, बताना है आपको किसके द्वारा एड्रेसिंग योजना का प्रयोग किया जाता है। URL के नाम से जाना जाता है, जो यह बताता है कि वेब पर फाइल कहाँ है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा www, और इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अगर आपको लास्ट क्लास ली होगी तो एक पॉइंट और बताता हूँ मैं यहाँ पर आपको, अगर आपने लास्ट क्लास ली होगी तो सेम इस क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछा गया था, और अगर आप देखना चाहते हो तो लास्ट क्लास आप देख सकते हो। देखिए एक बात मैं बतानी भूल गया, PDF आप लोग PDF करते रहते हो। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हो और सारी PDF को रिवाइज कर सकते हो। 17 क्वेश्चन है इंटरनेट। इंटरनेट मूलतः किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था। इंटरनेट पेंटागन का है, अर्पा का है, NSF का है, या NSA। तो देखिए इस तरह की कोई एजेंसी नहीं है, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अर्पा। तो इंटरनेट किस एजेंसी का प्रोजेक्ट है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बताना है कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है। जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से, जब इंटरनेट सर्वर है वहाँ से कोई सूचना लेता है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, गैदरिंग कहेंगे, अपलोडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग, या फिर डाउनलोडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा डाउनलोडिंग। इनपुट जब हम कंप्यूटर से कुछ करने को बोलते हैं, आउटपुट जो कंप्यूटर हमें देता है, अपलोडिंग जब हम वीडियो वगैरह कुछ अपलोड करते हैं इंटरनेट पर डालते हैं, अपलोडिंग। तो ये आपकी गैदरिंग, ये भी आपका प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। बताना है कि निम्न में से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है। जिस बात जो मैंने आपको पीछे अभी बताया था कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, देखिए सेम टू सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगर कमी होगी, अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो वो कमी होगी आपकी प्रैक्टिस की। और मैं डेली बोलता हूँ कि डेली प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, फायरफॉक्स हमारा वेब ब्राउज़र है, सफारी वेब ब्राउज़र है, क्रोम भी वेब ब्राउज़र है, लेकिन ये तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया जो पीछे क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है। किसके द्वारा पहुंचते हो आप, SMTP के, ये तो आपका मेल वाला है जो मैंने बताया था, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। स्लिप नन ऑफ दी एबव, तो हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात की जाए तो बताना है MS वर्ड की कौन सी एक सुविधा एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मददगार होती है। तो सूची यानी कि हमारा क्रिएटिंग ए लिस्ट बनाने में हमारी हेल्प करती है, वो वर्ड आर्ट होती है। तो वर्ड आर्ट से आप समझ जाइए आर्ट किस चीज़ में काम होती है, चित्रकारी में। स्केलिंग यानी कि लाइनिंग खींचने में, सीधी रेखा बनाने में, स्केल करने में। बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो जब भी आप कोई लिस्ट बनाओगे तो आपका जो यूज़ होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22। बताना है दोस्तों टिप्स ऑफ एग्ज़ाम, ये एक आपका वाक्य है। तो वाक्यांश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की बात की जा रही है कि इस वाक्यांश को MS वर्ड में 2016 दस्तावेज में कैसे दिखाई देगा। अब देखिए आगे कमांड दी है कि जब कैपिटलाइज ईच वर्ड विकल्प को इसके लिए लागू किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक वर्ड को कैपिटलाइज। और कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है कि स्मॉल, एक तो होता है आपका स्मॉल और एक होता है कैपिटल। तो यानी कि कैपिटल का मतलब जब उसको बड़ा करते हैं, अब किसी भी वर्ड को बड़ा करने के लिए कैपिटल बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, छोटा। और आपको पता होगा जब आप कोई भी नेम लिखते हो और ऑटो करेक्ट कर देते हो उसको, तो देखिए पहला अक्षर उसका बड़ा हो जाता है। इसी तरह से ईच वर्ड की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। टिप्स का टी बड़ा, ऑफ का ओ बड़ा, एग्ज़ाम का ई कैपिटल। तो ये हो गया आपका कैपिटलाइज। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर ओ भी छोटा है ऑफ का, और एग्जाम्पलोए का ई छोटा है, तो ये आपका गलत। यहाँ पर टिप्स और एग्ज़ाम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑफ गलत। यहाँ पर टिप्स ऑफ, लेकिन एग्ज़ाम में स्पेस नहीं है और एग्ज़ाम की ई भी छोटी है, तो ये भी गलत। अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। बताना है कि मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहता है। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा। अब देखिए एग्जाम्पल दिया है आपको और उससे पूछा है। एक आपको एग्जाम्पल है कि मोहन ने इनविटेशन कार्ड तैयार किया, और इनविटेशन कार्ड तैयार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर से, मतलब किस सॉफ्टवेयर से इनविटेशन कार्ड बनाएगा। तो वो नोटपैड का सहारा लेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, MS वर्ड का, एक्सेल का, दोनों ऑप्शन एक से ही हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो एक्सेस है, वर्ड है, नोटपैड है, या एसेज है। तो यहाँ पर फटाफट से बताइए कि क्या होगा। तो देखिए उसने बोला है आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र, तो किसका सहारा लेगा वो। देखिए जब कोई आप पत्र तैयार करोगे तो उसमें इस तरह से, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, मान लीजिए ये कोई भी इसके शब्द बदल दीजिए, ये कोई इनविटेशन है, तो ये सारे के सारे क्या हुए आपके वर्ड। तो ये किसका सहारा लेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शब्द लिखेगा। तो शब्द कहाँ लिखेगा, MS वर्ड में। अगर आपको कोई सीट चार्ट तैयार करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, MS एक्सेल का। अगला क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न एक्सेल सीट फॉर्मूले का आउटपुट क्या है। दिया है आपको अपर, और जो फॉर्मूला होता है उसके पहले इक्वल लगाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। और कमांड है आपकी क्लीन मी, ये आपका क्वेश्चन है, और इसके आगे आपका फॉर्मूला है अपर। अब क्या करोगे आप इसको, देखिए अपर यानी कि कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में आप फर्स्ट लेटर को बड़ा करते हो, किसी भी वर्ड के, किसी भी शब्द के पहले अक्षर को बड़ा करते हो, लेकिन जब आपसे अपर की बात की जाए तो पूरा का पूरा वर्ड अपर हो जाता है, यानी बड़ा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्लीन मी। अब देखिए यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर भी क्लीन मी है, लेकिन इसका जो क्रम है, ऑर्डर गलत कर दिया है, और यहाँ पर देखिए कैपिटलाइज किया है और यहाँ पर स्मॉल ही है, तो ये तीनों आपके हो जाएंगे रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है 25। किसी भी विस्तृत पर्ण यानी कि इन एनी स्प्रेडशीट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल इज। तो प्रथम कोष्ठिका, कोष्ठिका बोला गया है सेल को। सेल का पता क्या होता है, तो मैंने आपसे बताया था, जो आपके खड़ा वाला होता है ये होता है आपका कॉलम, और जो आपका
इस तरह से होता है, यानी कि ये हो गया आपका वर्टिकल और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वाली होती हैं आपकी रो और वर्टिकल वाली होती हैं आपकी सेल। तो ए से स्टार्ट करते हैं हम इसको, और यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, इस तरह से आगे चलती है, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और इसी तरह से 3 आगे चलता हुआ चला जाता है। तो जो ये पहला वाला कॉलम होगा तो इसको नाम दिया जाएगा A1। तो आपको मैं भी एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे कि आप कभी भी भूल ना पाओ। तो यही बोला था कि स्प्रेडशीट में जो एड्रेस होता है किसी भी सेल का वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो A1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हो। ये A है और ये 1 है, ये वाला B1 होगा, ये वाला A2 होगा, ये B2 होगा, ये A3, B3 और इसी तरह से यहाँ भी C1, C2, C3। इनको मैंने आपको काउंट करना भी सिखाया था, आपको स्ट्रिंग बर्ड भी बताए थे कि स्ट्रिंग बर्ड क्या होते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पता नहीं आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे देख लीजिएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको कराए हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। बताना है, पहचाने कि निम्नलिखित कथन सही है या फिर गलत। तो कौन से कथन आपके सही होंगे, कौन से गलत होंगे, ये आपको पहचान करके बतानी है। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप भी पढ़ सकते हो, चाहो तो इंग्लिश चाहो तो हिंदी में पढ़ सकते हो। आप एक ही पंक्ति या स्तंभ में स्थित 2 या अधिक टेबल सेल को एक सिंगल सेल में संयोजित कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है कि एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ में 2 हों या 2 से अधिक टेबल हों, तो जो टेबल सेल हैं उसको उसी में एक में संयोजित कर सकते हैं, यानी कि उनको 3-4 को एक सेल में डाल सकते हो उठा करके। तो आप बोलोगे कि बिल्कुल कर सकते हैं, मर्ज कर देंगे। अब बोला गया है स्प्लिट सेल्स विकल्प एक विभाजित कर सकता है टेबल की केवल रो को। तो ये थोड़ा इधर उधर है, मैं बता दूं आपको कि क्या कहना चाहता है। कि जो हम स्प्लिट सेल का यूज़ करते हैं, स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि कोई भी आपकी सेल है उसको तोड़ना है, उसको अलग करना है, बीच में से ब्रेक करना है, जो कि मैं पीछे आपको बता चुका हूँ तो पहले प्रैक्टिस सेट में। अब आप बोलोगे कि हर क्वेश्चन को ऐसे बोलते हैं कि मैं पहले ही करा चुका हूँ। तो देखिए मैंने आपको कराए हैं, आप जा कर के देख सकते हो। यकीन मानिए जिस तरह से यहाँ पर हमारे ही प्रैक्टिस सेट में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, अब मैं जानबूझ के क्वेश्चन नहीं रखता। देखिए लैंग्वेज अलग है लेकिन आंसर वही होगा, सेम सेम। अब यहाँ पर कुछ और पूछा गया है, यहाँ पर देखिए 2 विकल्प दे के आपसे पूछ लिया। अब आपसे यहाँ पर स्प्लिट पूछ रहा है और स्प्लिट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो इसलिए अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको कर देते बिल्कुल राइट, और अगर आप पढ़ लोगे तो आप अपने एग्ज़ाम में कर दोगे राइट। और अगर आप नहीं पढ़ते हो और आपने पढ़ भी नहीं रखा है, एग्ज़ाम में आ जाता है, तो फिर आप बोलोगे कि काश हम पढ़ लेते। लेकिन उस काश के बाद आपका कुछ नहीं हो सकता है तो अभी हो सकता है। तो क्यों ना टाइम वेस्ट किए बिना आप जा कर के देख लो। तो देखिए हमसे बोला है कि जब आप स्प्लिट करते हो तो वो केवल किसी टेबल की रो को स्प्लिट करता है, और ये बोल रहा है कॉलम को स्प्लिट नहीं करता। तो ये वाली बात बिल्कुल गलत है, रो और कॉलम दोनों ही स्प्लिट हो जाएंगे। इसने बोला है केवल रो को स्प्लिट करेगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। पहली सही और दूसरी गलत, ऑप्शन डी को। हाँ जी, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। 1 मिनट, ये रहा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 27। 27 क्वेश्चन है कि एक्सेल में हम फिल हैंडल कहाँ देख सकते हैं। फिल वाले हैंडल की बात कर रहा है कि फिल वाला आपका जो हैंडल होता है, ऑप्शन होता है, वो कहाँ होता है। तो देखिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर लिखा है चयनित प्रकोष्ठ, तो इसलिए एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि ऊपर की तरफ लेफ्ट वाले कोने में ऑफ ए सिलेक्टेड सेल, जो हमने सेल सिलेक्ट की हुई है तो इसमें लेफ्ट साइड में और ऊपर का कॉर्नर, यानी कि ये वाला बोला है। अगला ऑप्शन एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सिलेक्टेड सेल, यानी कि लोअर लेफ्ट, यानी कि इस साइड में। अब बोला है एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ए सिलेक्टेड सेल, तो यानी टॉप राइट कॉर्नर सिलेक्टेड सेल की, या एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ ए सिलेक्टेड सेल। अब आप समझ सकते हो कि ये इसने क्या क्या बोला है। तो देखिए
यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका राइट आंसर डी ही हो जाएगा, राइट कॉर्नर में बिल्कुल नीचे की तरफ। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पहले कराया था वो किस लैंग्वेज में कराया था। तो मैंने ये बोला था कि जब किसी सेल को हमको बड़ा करना होता है तो हम कहाँ से उसको पकड़ के बड़ा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपने अगर किया होगा तो यहाँ से उसके राइट कॉर्नर में, और वो भी लोअर साइड में। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि फिल हैंडल, जब हम उसको फिल करेंगे तो वो हैंडल कहाँ होगा हमारा, तो वो होता है हमारा राइट के लोअर कॉर्नर में। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित छवि के, छवि यानी कि ये वाला जो फंक्शन दिया है, अनुसार फंक्शन काउंट को क्रियान्वित करने के बाद परिणामी मान क्या होगा। एक आपको C3 दिया है और एक आपको दिया है C4। तो आप इनको काउंट करोगे तो ये हैं आपके 2, एक है C3 और एक है C4। आसान सा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन पर टिक कीजिए और चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, MS एक्सेल में सेल का मान परसेंटेज में प्रदर्शित करना है हमको। तो प्रतिशत के प्रदर्शित करने हेतु MS एक्सेल शॉर्टकट की तो शिफ्ट प्लस के परसेंटेज है, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, आल्ट के साथ क्लिक करके प्रतिशत, या फिर कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस के परसेंटेज। तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के शिफ्ट और आपका प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फ्रैक्शन, यहाँ पर प्रकार्य दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रैक्शन का MS एक्सेल परिणाम आउटपुट क्या होगा। तो ये आपका फॉर्मूला है ओड, और ये है आपका क्वेश्चन जो आपको कमांड दी गई है जिसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप बताइए कि इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। ओड होता है आपका विषम। अब यहाँ पर आपको 345.2 का विषम बताना है कि इसका विषम क्या होगा। तो मैंने आपसे बोला था कल वाले क्वेश्चन में कि जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है और उसके जो होता है मान, अगर यहाँ पर 5 है, अगर 5, 6, 7, 8 कुछ भी दिया है तो उसको एक अंक आगे बढ़ा देंगे, यानी कि 346। लेकिन हमसे ओड बोला है तो 346 हमारा ओड नहीं है, तो और आगे चलिए तो ये हो जाएगा आपका 347, ऑप्शन ए। अगर ये संख्या आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि 5 से कम है, 4, 3, 2, 1, तो देखिए उसको सेम टू सेम रहने देते हैं। अगर यहाँ पर हमारा दिया होता 344 तो हम इसको तब तक कम करते जब तक हमारी विषम संख्या ना आ जाती। क्योंकि देखिए अगर हमारा मान लीजिए अगर ओड ना पूछ करके कोई और क्वेश्चन होता तब तो हमारा सेम रहता, लेकिन अब हमको बोला है विषम या सम। तो 344 हमारी इवन नंबर नहीं है, ओड बनाना पड़ेगा, तो हमको कम करना होगा। अगर 5 देता है तो हमको बढ़ा करके इसको ओड बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर 5 दिया है और ये 345 ओड ही है, फिर भी आपको इसको आगे बढ़ा करके ओड बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 5 दिया है और 5 वाली वैल्यू को हमको बढ़ाना ही पड़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। आज आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन है, जो भी आपके पीछे थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन कम थे उनकी भरपाई हो जाएगी। तो देखिए आपके लिए इतना ज़्यादा सोचा जा रहा है, तो दोस्तों आप भी कुछ सोचिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 31 क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब कोई नई वर्कशीट खोली जाती है तो निम्न में से कौन सी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होती है। तो फटाफट से बताइए कि कौन सी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होगी, B2, A1, Z26 या Y25। तो देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से सबसे पहली ही सक्रिय होगी, तो सबसे पहली को हम बोलते हैं A1। ऐसा तो है नहीं कि A1 आपकी सेल है नहीं और B1 या B2 पहले ही आ जाएगी। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट रूप में आपकी A1 होती है, बाकी आप आगे कितनी भी बना सकते हो। अगला है कि किसी टेक्स्ट का चयनित भाग कहा जाता है। तो कोई टेक्स्ट है उसका चयनित भाग आप फॉर्मूला बोलोगे, फंक्शन बोलोगे, ब्लॉक बोलोगे या मेथड। तो आपने मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया और जो सिलेक्टेड पार्ट होगा वो होता है ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में किस मेन्यू में
पंक्ति की ऊंचाई को बदलने के लिए टेबल रो हाइट शामिल है। पेज लेआउट, डिज़ाइन, लेआउट या इंसर्ट। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आप बोलोगे लेआउट, ऑप्शन नंबर सी। टेबल की रो की हाइट शामिल थी तो लेआउट होगा, ना कि पेज लेआउट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ना कि ए। अगला है 34 क्वेश्चन। बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, ना कि एमएस एक्सेल की। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से ही करना है। अब देखिए एमएस वर्ड में आप क्या क्या काम कर सकते हो वो आपको यहाँ पर दिया गया है। क्रिएटिंग का काम करते हो, एडिटिंग का काम, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट का काम करते हो, कॉपी पेस्ट, मूव एंड डिलीट टेक्स्ट, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेबल्स। तो ये आप सारे के सारे करते हो, आपको पता है। टेबल की रचना भी कर लेते हो, उसको एडिट भी कर लेते हो। डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है उसको आप कॉपी भी कर लेते हो, उसको पेस्ट भी कर लेते हो। जब कॉपी होगा तो पेस्ट भी ज़रूर होगा। आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो। अब एडिटिंग की बात हमने पहले ही कर ली, तो डॉक्यूमेंट रचना की बात कर ली। उसको सेव तो आप करोगे ही, एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो, और आप उसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो हमारे सारे के सारे करेक्ट होंगे। अब आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ ले, आपको इतने सारे फंक्शन पता है तो आप कुछ भी बता दोगे। 35 क्वेश्चन। 35 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंध है। तो निजी सूचना प्रबंध है आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर या फिर एक्सेस। तो 35 का यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आउटलुक। तो ये आज आपको 5 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा करा दिए हैं। जो आपके पीछे क्वेश्चन छूटे थे वो भी पूरे हो गए हैं। बाकी आपको पता ही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो आप बिना बोले ही कर लिया करिए, क्योंकि बार बार बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप समझदार हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक, अपने सारे ग्रुप और सारे दोस्तों के साथ और स्टेटस पे भी शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा मेहनत हो रही है उतना ज़्यादा आउटपुट मिल नहीं रहा, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर की जाए और जहाँ भी आपकी पहुँच है वहाँ तक पहुँचा दी जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।